तक्षशिला एनजीओ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो सिर्फ रहेगी सिलेबस को, मतलब इतिहास के सिलेबस को लेके, पाठ्यक्रम को लेके कि इतिहास में क्या क्या टॉपिक आते हैं जो आपके मतलब जितने भी आप एग्जाम देखते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, है नी, यूके पीसीएस हो गया, यूके एसएससी हो गया, तो ये तमाम एग्जाम में एक हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हर बार ही आते हैं, है नहीं। अगर हम एवरेज की बात करें तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ही हिस्ट्री से कम 20 क्वेश्चन का औसतन देखा गया है कि 15 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी में हिस्ट्री से आते हैं। तो वो ही उसी चीज को देखते हुए हमने अब अपनी नई सीरीज शुरू करी है हिस्ट्री की, कि अब हिस्ट्री की क्या आपको सीरीज बाय सीरीज वीडियो आती रहेगी चैनल पे, है नहीं। अभी आज की जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ इतिहास का पाठ्यक्रम है कि अभी आने वाली जो हमारी सीरीज है उसमें हम क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे। तो उन चीजों का अध्ययन करने से पहले हमको एक पाठ्यक्रम की एक बार हमें समझ होनी चाहिए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो उसी पाठ्यक्रम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम आगे क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास, और हम इतिहास कौन सा पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब आपको 3 इसके पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? आपको एक तो रहता है आपका प्राचीन भारत, और एक चीज और, जैसे कि अब जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज रहेगी वो प्राचीन भारत और मध्य भारत और आधुनिक भारत, मतलब इसमें से सीरीज मतलब एक रेगुलर बेस पे चलेगी। पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आपका आधुनिक भारत, इस तरह से वीडियोस रहेगी। और कभी आपने कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है और आप बोरिंग लगती हो तो आप बेफिक्र रहिए, आपको इतिहास को बिल्कुल ही एक आसान वे में समझाया जाएगा। बहुत ही जिस तरह से जीरो लेवल, मतलब एक बच्चे का लेवल होता है जिसको कुछ नहीं मालूम, उस लेवल को लेके हम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, बस आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज, तो हमने क्या बात करी कि इतिहास को हमने 3 काल मतलब 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो प्राचीन भारत, एक होता है हमारा मध्यकालीन भारत, एक होता है आपका आधुनिक भारत। ठीक है, ये 3 कालखंड हमारे इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक और होता है भारत की संस्कृति, मतलब कला और संस्कृति, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हमारा रहेगा वो इतिहास के अंदर ही, बट वो एक अलग क्या है हमारा टॉपिक है, उसको हम एक अलग वीडियो में सीरीज चलाएंगे, उसकी भी वो अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट जो हमारी इतिहास की सीरीज रहेगी उसमें सिर्फ हम इन 3 पार्टों को करेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को हम इसमें समझेंगे सीरीज में। ठीक है, तो देख लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको जैसा बताया कि औसतन 15 से 20 क्वेश्चन आपके इतिहास से आते हैं। ठीक है, इन 20 में से कम 10 क्वेश्चन, मतलब 10 से 11 क्वेश्चन केवल आधुनिक भारत से आते हैं। आधुनिक भारत से, ये मतलब कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, बाकी क्या बोलते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके मध्यकालीन से आते ही, 5-6 आपके 4-5 आपके प्राचीन भारत से आते हैं। तो ये एवरेज आपको देखने को मिलता है, लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से ही देखने को मिलते हैं। चाहे कोई सा भी वो ले लो, एग्जाम ले लो, उसमें आपको आधुनिक भारत का ही ज्यादा कवरेज में मिलेगा कि आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो डीपली हमको उसको समझना पड़ेगा, उसमें हमें बहुत सारे मूवमेंट्स देखने हैं जो आपके नेशनल इंडियन मूवमेंट हुए हैं, है नहीं, कुछ विचारधारा, कुछ आंदोलन हुए हैं, वो सब की चर्चा हम इसमें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्राचीन भारत को थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राचीन भारत है क्या। और ये प्राचीन भारत ही किसी भी चीज, मतलब प्राचीन भारत ही क्या है, भारत का प्रारंभिक भाग है, मतलब इतिहास का जो प्रारंभिक भाग है वो आपका प्राचीन भारत ही है। यहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आज के समय में अपने आधुनिक मॉडर्न कल्चर में हम हैं, मतलब हम इस कालखंड में आज के समय में हैं। तो इस कालखंड में हम किस तरह आए वो हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि यहाँ से वहां तक हम किस तरह गए हैं।
ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत को थोड़ा समझते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। बुक्स वगैरह की अगर बात करें तो बुक्स वगैरह तो कुछ नहीं, इनमें से तो मैं आपको यही कवर करवा लूँ, लेकिन अगर आपको बुक्स वगैरह लेनी है तो आप एक स्पेक्ट्रम ले लेना आधुनिक भारत का, ठीक है। स्पेक्ट्रम में क्या है, ये पूरी चीजें आपको डिटेल वाइज मिल जाएगी, बट मैं आपको यहाँ पर भी कवर करवाऊंगा हर एक चीज जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत, ठीक है, एशियंट हिस्ट्री, नाम से ही लग रहा होगा प्राचीन मतलब पुराना, मतलब कि पुराना इतिहास, सबसे प्रारंभिक, तभी हम इसको प्रारंभिक कह रहे हैं, प्रारंभिक इतिहास भारत का। तो प्राचीन इतिहास क्या है, सबसे प्रारंभिक इतिहास है, सबसे पुराना इतिहास है। हमको पुराना, अब हमारे माइंड में आती है इतिहास को लेके कि प्राचीन, तो प्राचीन हम कौन सा इतिहास समझेंगे, पुराना क्या मतलब, तो पुराना क्या हो सकता है कि जब मानव की उत्पत्ति हुई होगी। मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, और उत्पत्ति हुई है तो उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, किस तरह से वो रहते थे, उनकी संस्कृति क्या है नहीं, वो चीजें। अब मेन चीज क्या है, उससे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले हमको ये भी होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन भारत को अगर हम पढ़ेंगे तो किस आधार पे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य क्या बोलते हैं निर्माण ही कर रहा था, खोजे कर रहा था, तब उसको लिखना पढ़ना तो कुछ आता नहीं था, तो हमको उसकी जानकारी किस तरह हुई है नहीं, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हमारे पास है, सोर्स, क्या हमारे पास सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो उन सोर्सों की बात हम करेंगे। तो प्राचीन भारत में हमें बेसिकली जो इस कालखंड की हमें जानकारी मिलेगी वो सिर्फ सोर्स के आधार पे मिलेगी कि हमारे पास क्या क्या सोर्स है। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो खुदाई में निकला हुआ कोई घड़ा भी हो सकता है, खुदाई में निकले हुए कोई पत्थर भी हो सकते हैं, औजार भी हो सकते हैं, शिलालेख भी हो सकते हैं, या अभिलेख भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। बट हमारे पास क्या सोर्स है, सिर्फ क्या मतलब सोर्स से हमारे पास क्या है प्राचीन भारत को समझने के लिए, उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए प्राचीन भारत, एशियंट हिस्ट्री, इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारत को ये हमारा 3 कालखंडों में ही आता है। तो देखिए, तो ये प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब पहले की, सबसे पहला फेज। तो प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, मतलब मध्य वाला भाग, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। और ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड। तो 3 कालखंड है हमारे सामने। प्राग ऐतिहासिक काल को थोड़ा समझते हैं, प्री हिस्ट्री को। ये जो कालखंड है आपके सामने, प्राचीन भारत का प्राग ऐतिहासिक कालखंड है, इसकी जानकारी देखो, सबसे पहले हम जानकारी समझेंगे, क्योंकि मेन है जानकारी, मेन है हमारे लिए कि हमें कैसे पता कि इस कालखंड में क्या क्या हुआ, जो हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता। तो कुछ ना कुछ हमारे पास सबूत होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास चीज होगी ऐसी जो हमें इस चीज के बारे में बताती होगी। तो हाँ, हमारे पास क्या है, सोर्स है। क्या हमारे पास सोर्स है। तो वही बात करते कि सोर्स कौन कौन से है हमारे पास। तो देखिए, एक होता है पूरा तात्विक सोर्स, पूरा तात्विक सोर्स, ठीक है, स्रोत के, पूरा तात्विक स्रोत। अब देखो पूरा तात्विक स्रोत क्या होते हैं, ये ऐसे स्रोत होते हैं आपके, देखो सोर्स समझो पहले, स्रोत हमारे क्या क्या, पूरा तात्विक सोर्स भी होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, लिखित स्रोत, लिखित या ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ स्रोत या धार्मिक स्रोत, ठीक है, ये होते हैं। तो देखो दोनों में क्या अंतर है। पूरा तात्विक सोर्स हमारे वो होते हैं जिसमें हमें कोई वस्तु मिली है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन हमें कुछ वस्तुएं मिली है। जैसे कि मान लो अब उस समय तो कोई लिखना पढ़ना जानता नहीं था,
प्राचीन भारत में प्राग ऐतिहासिक कालखंड में, क्योंकि उस समय मनुष्य का उद्भव मतलब मनुष्य का निर्माण ही हो रहा, मनुष्य बन कैसा रहा, आदि मानव जिसको हम कहते हैं, है नहीं, वो उन तो लिखना तो उनको आता नहीं था। तो हमें क्या मिले, औजार मिले हैं, उनके पत्थर वाले औजार मिले हैं। तो उन औजारों से हमने एक आकलन किया है कि हाँ उस समय के जो मनुष्य रहे होंगे उनको कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ क्या थे, औजार और मतलब पत्थरों का ही निर्माण करके उनको औजार के रूप में बना के क्या करते थे, शिकार वगैरह किया करते थे। क्योंकि देखो अगर पत्थर के औजार बन रहे हैं तो क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो उसका मतलब वो क्या खाने के लिए क्या करते थे, जीते थे, बस खाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। वो क्यों, क्योंकि देखो उनको कुछ चीज ना, उनको कृषि का पता था ना उनको किसी व्यापार का पता था, सिर्फ वो क्या थे, खाने के लिए जी रहे थे, शिकार करते थे और खाते थे, खाना बदोश थे। ठीक है, मतलब जो खाने के लिए भटकता हो, तो इस तरह के वो लोग थे। तो उनके हमें औजार मिले हैं, तो उन औजारों को ही ऐसे सोर्स जो हमें मतलब एक ऐसे प्रमाणिक सोर्स नहीं है जो लिखे हुए कहीं हमें मिले, मतलब वो लिखित सोर्स नहीं है, वो हमारे पास पूरा तात्विक स्रोत है या सोर्स है। अब इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके शिलालेख क्या बोलते हैं, ईंटे, ठीक है, ईंट, पत्थर, औजार या औजार कह लो, ठीक है, औजार आपका क्या क्या हो सकते हैं, और औजार आपके आभूषण, ये सिक्के, और आपके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसे चीजें जो हमें, जैसे सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी सभ्यताओं में हमें निकल के आ गई, तो वो क्या थी, ईंट पत्थर से बनी हुई वो थी, तो ईंटें हमने लिख ली कि ईंट भी हमारे पास हो सकते हैं, हथियार औजार आपके हो गए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब जिस चीज में हमें क्या मिलते हैं, कोई इस तरह के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, पत्थर जैसे औजार देखने को मिलते हैं, तो ऐसे सोर्स को हम कहते हैं पुरातात्विक सोर्स। और इन्हीं सोर्स के आधार पे हम उस समय का एक आकलन करते हैं, मतलब एक सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें ये सोर्स मिले तो हम प्रॉपर बता सकते कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो लोग हुए होते थे वो यही चीज करते थे या वो ऐसे ही होते थे, क्या पता कैसे होते थे, क्योंकि बस हम क्या कर रहे हैं, इन सोर्स के आधार पर जो हमें मिले वो अभी हम उसको समझेंगे, अभी हम चीजों अंदर नहीं जा रहे हैं इतिहास के, अभी सिर्फ हम उसका पाठ्यक्रम देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अभी सिर्फ हमें क्या देखना है कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो क्या सोर्स थे जो हमें इसमें मिल रहे थे, वो हम बाद में बात करेंगे उन चीजों की, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास पूरा तात्विक सोर्स है इस कालखंड को जानने के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछेगा क्या हमारे पास इस कालखंड में लिखित सोर्स है, नहीं है, क्योंकि उस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और तो फिर वो अब अभिलेख या कुछ ऐसा लिख के जा नहीं सकते, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कालखंड के जो लोग रहे होंगे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और ना हमारे पास कोई लिखित प्रमाण ऐसा है। तो हम क्या कहेंगे कि इस कालखंड को जानने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक सोर्स है, इंग्लिश में कहते हैं आर्कोलॉजिक्स रिसोर्सेस। ठीक है, आर्कोलॉजिक रिसोर्सेस हमारे पास है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर ही पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब समझो पाषाण काल क्यों कहा गया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर या स्टोन, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पत्थर का युग। अच्छा नाम क्यों दिया होगा इस पाषाण काल को स्टोन एज, उसको समझो। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पुरातात्विक सोर्स पत्थरों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, हथियार हमें यहाँ औजार बहुत मिले इनके इस कालखंड के, तभी हमने इस टाइम पीरियड का पता लगाया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन पत्थरों के आधार पत्थर ही ज्यादा मिले हैं, तो हम उन पत्थरों से ही क्या कह रहे हैं कि इस समय के जो लोग रहे होंगे ज्यादातर किस चीज का उपयोग करते थे, केवल पत्थर का, मतलब स्टोन का यूज करते थे। तो इस आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को ही स्टोन एज भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या हो गया, इसी पत्थर को थोड़ा चेंज करके पाषाण काल को ही 3 भागों में विभाजित कर दिया। अच्छा देखो, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डिवाइड, हम किसी चीज को इसलिए करते हैं कि हम उस चीज का अध्ययन अच्छे से कर पाए। देखो अगर हमें कोई चीज पढ़नी है तो सबसे पहले उसको खोलना पड़ेगा, है नहीं। गाड़ी हमारी खराब हो जाती है तो गाड़ी को समझने के लिए पहले उसको खोलना पड़ता है,
फिर हमें उसकी कमी पता चलती है कि गाड़ी में क्या वो थी। तो सेम इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, पहले उसको विभाजित करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा। तो हमने वही खोला, पहले हमने इतिहास को खोल दिया 3 भागों में, प्राचीन में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत खोल दिया, अलग अलग काल कर दिए। फिर प्राचीन भारत में जब घुसे तो प्राचीन में भी हमने 3 भागों में खोल दिया उसको, किसमें प्रागैतिहासिक काल, आध्यात्मिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जब प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पाषाण काल को समझा, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का ही एक नाम पाषाण काल भी है। तो पाषाण काल को हमने समझा, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो क्यों किया वो समझते हैं। स्टोन एज या पत्थर के युग को, पत्थर का युग, पाषाण काल, स्टोन एज, तीनों नाम याद रखना, 3 भागों में विभाजित कर दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक चीज कॉमन दिख रही है आपको इसमें, पाषाण। इसका मतलब तीनों युगों में पत्थर का यूज हो ही रहा है। मतलब तीनों युगों में मनुष्य भले ही थोड़ा विकसित हुआ होगा, लेकिन इतना विकसित नहीं हुआ होगा कि उसने पत्थर से आगे बढ़ गया हो, पत्थर से आगे बढ़ गया हो, रहा वो पत्थर पे ही था। नव पाषाण काल के बाद हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य ने पहली धातु का आविष्कार कर दिया था, पहली धातु खोज ली थी। कौन सी? तांबे की। तांबा क्या था? मनुष्य ने पहले खोज लिया था, आदि मानवों ने तांबे की खोज कर दी थी, धातु की। तो नव पाषाण काल के बाद का कालखंड को हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल, या वैसे कुछ बुकों में क्या है, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को एक ही साथ लिखा जाता है कि ये नव पाषाण काल में ही तांबे की खोज हो चुकी थी। बट हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, 4 भाग बना दिए इसके, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। नव पाषाण के ही थोड़े बाद तांबे की खोज हो गई थी, तो ताम्र पाषाण का। ठीक है, अब समझो कि 4 भागों में कैसे किया था। तो पत्थर के युग में जब मनुष्य सिर्फ पत्थरों का आविष्कार कर रहा था, तो पहले जब मनुष्य स्टार्टिंग फेज में था, जब उसमें बुद्धि थी नहीं, मनुष्य चिंतनशील था ही नहीं, तो क्या करता होगा मनुष्य? पत्थर उठाया होगा उसने, थोड़ा उस पत्थर को तोड़ के नुकीला बना लिया होगा, जिससे शिकार करने में आसानी रहे। मतलब कुछ पत्थर का इस तरह का डिजाइन बना लिया होगा, कि इस तरह का बना लिया होगा, ये नोक बना दी होगी इसकी, बना दी उसने। क्या उसने कुछ किया? सिर्फ क्या उसने कहा कि मारने में आसानी रहे किसी जानवर को, तो नोक निकाल दी। तो इतनी बुद्धि तो उसमें थी नहीं, तो उसने क्या किया, इस तरह के पत्थर बनाए। तो हमें इस तरह का पत्थर कोई मिला, और इसी टाइम में हमें कोई एक आगे चल के एक पत्थर हमें और मिला, जो कुछ इस आकार में था, इस आकार में हमें पत्थर था, अलग अलग, ठीक, इस आकार में पत्थर मिले। तो इन दोनों पत्थरों में हमने क्या चीज देखी कि भाई ये पत्थर जो थे, मनुष्य ने सिर्फ नोक बनाई कर, मतलब अपना शिकार कर रहा, लेकिन इस पत्थर में थोड़ा सा चेंज आया। जब हमें थोड़े पत्थर ऐसे मिले जिनमें थोड़ा चेंज था, जैसे किसी में हत्था लग रहा लकड़ी का, और आगे पत्थर का यूज कर रखा है, नहीं, लकड़ी का बांध रखा हत्था और पत्थर का बना रखा। तो आप इन दोनों चित्र से क्या चीज समझोगे कि जिसने ये बनाया वो तो थोड़ा सा इतना बुद्धिशाली नहीं था, लेकिन जिसने ये बनाया वो थोड़ा बुद्धिशाली था। क्यों कहा आपने ये चीज देख के? क्योंकि इसने तो कुछ नहीं, ना हत्था लगाया ना कुछ, लेकिन हाँ नोक निकाल के अपना शिकार करा, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग आया, इसने हत्था लगा दिया जिसे पकड़ने में आसानी रहे, इसने इस तरह। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों चित्र को देख के उसकी समझदारी का आकलन कर दिया, समझदारी का पता कर दिया। तो वही चीज से क्या किया इतिहासकारों ने, कि जब मनुष्य में बिल्कुल भी चिंतन नहीं था, वो चिंतनशील था, सिर्फ वो शिकार के लिए जी रहा था, और खाना बदोश था, मतलब खाने का भंडारण नहीं करता था वो। खाने का भंडारण मतलब कि हमारे घर में क्या होता है, हम राशन लेके आते हैं और 1 महीने का राशन हम स्टोर कर लेते हैं कि भाई वो पूरा महीना चलाना है, क्योंकि पूरा महीना निकालना है, फिर 1 महीने बाद दोबारा लेके आएंगे राशन। तो हम क्या थे, खाना को रोक के एक लिमिट में चला रहे थे, तो क्या खाने का भंडारण हम कर रहे थे, तो दिमाग है तभी कर रहे थे। लेकिन इस कालखंड में, पूरा पाषाण काल में, जब मनुष्य का वो हुआ, वो खाना बदोश था, वो भंडारण नहीं करता था। मतलब क्या आता था, वो सिर्फ क्या, सुबह उठा, उसने शिकार किया, खाया, बचा हुआ वहीं फेंक के अपना फिर दूसरा शिकार, फिर अपना सो गया या कुछ कर रहा होगा, है नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन क्या था, फिर दोबारा उसको भूख लगी, फिर दोबारा गया, वो फिर शिकार करा, कुछ करा, क्या हो गया, खाना बदोश था, भटक रहा था खाने के लिए। तो वो उस समय के जो कालखंड को रखा गया, उस टाइम के मनुष्य को जो रखा गया, वो पूरा पाषाण काल में रखा गया, कि इस खाना बदोश थे। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम इसको अपने सीरीज शुरू करेंगे,
जो हमारा इतिहास का पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम प्राचीन भारत को समझेंगे, उसमें हम डिटेल में जाएंगे क्या क्या कर रहे थे। लेकिन अभी मोटा मोटा समझो। खाना बदोश था। मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य में थोड़ी बुद्धि आई। मनुष्य ने कहा नहीं यार भटक रहे हैं, अब मान लो किसी भी कोई शिकार नहीं मिला फिर क्या होगा, मतलब उसका माइंड थोड़ा सा चिंतनशील हुआ, बुद्धि थोड़ी विकसित हुई। तो उसने क्या सोचा कि यार खाने का भंडारण करना शुरू करते हैं, यानी खाने को रोकते हैं, स्टोर करते हैं कि कभी बाई चांस शिकार नहीं मिला तो उसको खा लेंगे। बुद्धि आई तो वो अपने मध्य काल में पहुंच रहा है, मतलब वो थोड़ा विकसित हो रहा है तो मध्य पाषाण काल में जा रहा है। लेकिन वो यहां से यहां जा रहा है विकसित होके, लेकिन यूज वो अपनी पत्थरों का ही कर रहा है। निर्भर वो किस पे है? सिर्फ पत्थरों पे, पत्थरों की औजार बना रहा है, निर्भर वो उसमें है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं मध्य पाषाण काल कि मनुष्य थोड़ा चेंज हुआ। फिर उसने अपने हथियार भी चेंज करे। हत्था लगाना मतलब उसने कहा कि ऐसे हथियार को पकड़ने में दिक्कत हो रही, तो उसने नए नए हथियार बनाने शुरू करे, हत्थे वाले बड़े बड़े, जिससे आसानी रहे शिकार करने में। तो वो मध्य पाषाण में है। नव पाषाण में जैसे वो एंटर हुआ तो मनुष्य में थोड़ी आई, तो उसने क्या क्या करने, उसने अपने घर मतलब रहने के लिए एक पर्टिकुलर आवास बनाना शुरू कर दिया, खाने का भंडारण अच्छे से करना शुरू कर दिया, है नहीं। कृषि कृषि करनी शुरू कर दी। इस कालखंड में हम देखते हैं मनुष्य ने कृषि करनी शुरू कर दी थी। वो पहली कौन सी खेती करी मनुष्य ने वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कब, जब हम शुरू करेंगे अपना प्राचीन भारत पार्ट 1 में। अभी सिर्फ हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, ठीक है। तो नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करने लग गया कि यार बार बार शिकार कभी मिलता भी नहीं है, नहीं तो कृषि करो, खुद का अपना वो करो। तो क्या हो गया, और हथियार में उसने नवपाषाण काल, मैंने आपको बताया धातु की खोज हो गई, तांबे की, ताम्र, तो उसने क्या कर दिया, हथियार तांबे के बनाने शुरू कर दिए, धातु का आविष्कार कर दिया। धातु आई तो व्यापार, एक व्यापार की जो हमें झलक देखने को मिलती है व्यापार की, कि मनुष्य व्यापारिक हुआ। कि अब व्यापार का मतलब ये नहीं धन के लिए, पैसे से पैसा नहीं, पहले व्यापार हुआ करता था सामान से सामान। जैसे कि हमारे यहाँ पर मान लो जैसे चावल प्रसिद्ध है नहीं, जैसे यहाँ पर मसाले बहुत है, और किसी दूसरे शहर में कोई दूसरी चीज प्रसिद्ध है वो जो यहाँ नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे, उस चीज के बदले में वो चीज ले लेंगे और अपने एरिया की चीज उसको वहां दे देंगे। तो क्या है, व्यापार उस चीज को कहते हैं, आदान प्रदान जब हम किसी चीज का करते हैं, ठीक है। तो व्यापार की यहाँ में झलक देखने को मिलती है, वो हम समझेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्यापारिक हो गया मनुष्य, तो उसमें थोड़ी बुद्धि आने लग गई, व्यापारिक हुआ, कृषि करने लग गया, है नहीं, पशुपालन करने लग गया, पशुपालन करने लग गया था यहाँ तक मनुष्य, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए तो हमें ये पता चलता है कि मनुष्य नवपाषाण काल में पहुंच गया, मतलब नया पूरा से शुरू हुआ कि कुछ नहीं पता, बुद्धू था बिल्कुल। फिर थोड़ा सा दिमाग आया कि हुआ कि चलो खाना रोकेंगे, फिर थोड़ा और कि नव नए नए उसने व्यापार शुरू किया, कृषि शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया किया, अब थोड़ा सा आया दिमाग, तो नव पाषाण काल में वो एंटर हुआ। और उसी समय उसने तांबे की खोज कर दी, ताम्र पाषाण काल, तो नाम दे दिया कि तांबे की खोज में मनुष्य ने उस समय कर दी थी, धातु की। तो इस पूरे कालखंड में हमने एक चीज कॉमन देखी कि मनुष्य विकसित हुआ है, लेकिन इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो पत्थर युग से आगे गया हो। उसके जीवन में पत्थरों का, स्टोन का एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिलता है, शिकार के लिए भी हर चीज के लिए एक अंग देखने को मिलता है पत्थरों का। तो इसलिए इस पूरे कालखंड को हम पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं। जब हम इसको डीपली डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसमें बात करेंगे क्या क्या हथियार थे। मैं आपको ओरिजिनल इमेज भी दिखाऊंगा जो हमको मिली है, ठीक है। इन पत्थरों की एज कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस विधि से निकाली जाती है, कि हमें कैसे पता चल रहा कि ये कौन सी एज का पत्थर है और ये कौन सी एज का पत्थर है। जो हम कह रहे हैं कि क्या पता ये पत्थर जब बना हो इससे पहले ये बन गया हो, तो वो चीज भी हम देखेंगे। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी आपको सिर्फ क्या देखना है कि ये 3 कालखंडों में हम इसको विभाजित करते हैं। ताम्रपाषाण काल भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि पत्थरों का यूज वो कर रहा था। अब देखो, तो तांबे की खोज हो गई। अब मनुष्य ने क्या हो गया, मनुष्य ने सोचा कि तांबा भी खोज लिया, व्यापार करने लग गया, रहने के लिए जगह देख ली उसने, मतलब घर बनाने शुरू कर दिए, आवास बनाने शुरू कर दिए। फिर मनुष्य में थोड़ी बुद्धि हो रही, मनुष्य ने कहा कि
हमारे एरिया में मान लो 20-25 जने रहते हैं हमारे एरिया में, सब अपना अलग अलग शिकार कर रहे, तो मनुष्य ने कि मतलब थोड़ी बुद्धि है, मनुष्य ने कहा कि हमारे में एक मुखिया होना चाहिए, मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था कि हमारे एरिया का एक मुखिया होना चाहिए जो कि पूरा कंट्रोल करेगा, मतलब राजनीतिक व्यवस्था शुरू हो रही है थोड़ा, उसमें क्या आने लगी व्यवस्था की, ढंग से रहने की शुरुआत उसने थोड़ी सी यहाँ पर अपने अंदर क्या हुई, जगह की एक व्यवस्था से रहना शुरू करना पड़ेगा, घर बनाने पड़ेंगे, कबीले बनाने पड़ेंगे, कबीले। तो ये क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि मनुष्य अब चिंता मतलब बुद्धि उसमें आ गई, अब बुद्धि इतनी आ गई कि वो अपना विकास अब खुद कर सकता है एक ढंग से, एक तरीके से, सही तरीके से। तो जब इस कालखंड में हमने देखे, और उसने जब देखते हैं हम कि उसने ईंटों का भी आविष्कार कर दिया, घर बनाने के लिए उसने पक्के घरों का इस्तेमाल कर दिया। तो अब एक बात बताओ, जब उसने पक्के घर, बर्तनों का इस्तेमाल, उसने धातु के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, तांबे के, कांसे के, ठीक है, तो ऐसे बर्तन उसने बनाने शुरू कर दिए। और आपका कृषि में उसने अलग अलग खेती, पशुपालन करना शुरू कर दिया, और क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी बनानी शुरू कर दी लकड़ी की। तो पत्थर से आगे बढ़ गया वो, पत्थर पे तो नहीं अब निर्भर है, अब वो आगे बढ़ गया पत्थरों से, उसने कहा कि नहीं, जीवन यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ गया। तो जब वो पत्थरों से आगे बढ़ा, तो आगे वाले टाइम पीरियड को हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल खंड की जो हमें जानकारी मिलती है, प्रमुख हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कोई सभ्यता नहीं है, सभ्यता है आपकी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, ये अलग अलग सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम क्यों कहते हैं कि सिंधु घाटी, सिंधु एक नदी है, आप देखोगे पाकिस्तान और भारत से होते हुए, मतलब चीन से निकलती है और नदी सिंधु, और वहां से होते हुए पूरे एरिया में क्या थी, सिंधु नदी जाती थी, वो एक घाटी पे थी। सिंधु नदी के पास में ही ये सारी हमें सभ्यताएं देखने को मिली। अभी हम इमेज भी देखेंगे इसकी, जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली, मोहनजोदाड़ो सभ्यता देखने को मिली, बहुत सारी ऐसी सभ्यता हमें देखने को मिली, लेकिन सारी की सारी सिंधु घाटी के पास ही थी। तो सिंधु घाटी के पास होने के कारण पूरी सभ्यताओं को एक नाम दिया गया, जिसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और ये अब बताओ, ये सभ्यता के लोग क्या पत्थर पे निर्भर थे? नहीं, इस कालखंड को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यताओं ने ईंटों का आविष्कार कर दिया, ईंटों के घर बन रखे, नालियां बन रखी। अब आप सोचो टेक्नोलॉजी कितनी हाई उनकी मतलब तेज थी, कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता जब हमें देखने को मिलती है, पूरी जमीन के नीचे से वो निकली, मतलब खुदाई के दौरान हमें मिली है, तो हमें देखने को मिलता है उन्होंने अपने घरों के बगल में से नालियां निकाल रखी है, गेट बना रखे हैं। तो कितने विकसित हो गए वो, सीधा नवपाषाण काल के बाद का। अच्छा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे आई कि खुदाई में निकल गई पूरी की पूरी सभ्यता, खुदाई करी थी, पूरी की पूरी सभ्यता निकल के आ गई। पूर्व ताम्रपाषाण काल ताम्रपाषाण काल खंड तक हमें हथियार मिले, तांबे के वो मिले, है नहीं। लेकिन ये बताओ, इसके बाद का कालखंड क्या है? सीधा सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद का आद ऐतिहासिक काल है। क्यों है? क्योंकि हमें जो सोर्स मिले, मतलब सोर्स मिले हैं, वो यहां से ही है, यहां तक के ही मिले हैं। लेकिन क्या आप दावे से कह सकते हो कि इसके बाद का कालखंड यही है? क्या पता इसके बीच में भी कुछ स्थितियां रही होगी, कुछ सभ्यता, क्योंकि अचानक से जब उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ कच्चे घरों में रह रहा है, झोपड़ियां बना रखी उसने, और कृषि थोड़ी बहुत करना जाना है, वो डायरेक्ट पक्की नालियां बनाने लग गया, सीधा ईंटों के घर बनाने लग गया। भट्टा कहां से आया होगा उस समय? ईंटें बनाने के लिए भट्टा चाहिए, है नहीं, तो भट्टा कैसे बनाया होगा? तो मतलब इसके बीच में भी कुछ ना कुछ स्थितियां रही होगी, जरूर रही होगी। बट हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसको? क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं है। इतिहास को समझने के लिए सबसे पहला सोर्स होता है, क्योंकि हमारे पास और आप नहीं थे उस समय, ना मैं था उस समय, कोई नहीं था उस समय, लेकिन उस समय के सोर्स, उस समय का जो वो चीजें करते थे, वो सामान आज हमें मिल रहा है खुदाइयों में, उस चीज से हम आकलन उस समय का लगा रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ ये चीजें देखने को मिलते हैं। तो इसी के आधार पे हमने इसको डिवाइड किया गया है कि हमें नव तांबे के बाद अगर हमें फिर खुदाई में जो मिली है वो एक सभ्यता हमें देखने को मिली, और हमने अगर उसका क्या बोलते हैं टाइम पीरियड देखा है, तो इस टाइम पीरियड के बाद ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड मतलब पता चल रहा है।
तो हम कह रहे हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा है। इसके बाद का प्राग ऐतिहासिक काल के बाद का आदि ऐतिहासिक कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और इस सभ्यता में हमें क्या क्या सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, उनके द्वारा व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तीनों व्यवस्थाओं को समझना है कि वो पॉलिटिकल दृष्टि से क्या सोच रखते थे, सामाजिक सुधार उन्होंने क्या क्या किए, सामाजिक व्यवस्था उन्होंने कैसे कैसे बनाई, धार्मिक व्यवस्था से वो किस तरह प्रभावित थे, वो सारी चीजों के बारे में हम डीपली उसको समझेंगे। बट अभी हमें क्या देखना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पाठ्यक्रम देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब आते हैं हम अपने ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें हमें देखने को मिलेगा वैदिक काल। वैदिक काल क्या है? ये कालखंड जो है हमारे पास, इसमें वेदों की रचना हो गई। वेदों की मतलब ऋग्वेद जो लिखे गए वो इसी में, उत्तर वैदिक का मतलब उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, जो ये दो कालखंड है वो वैदिक काल का हिस्सा है। मतलब इस समय वेदों की रचना हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गई, है नहीं? तो अच्छा, एक चीज और, प्राग ऐतिहासिक काल से आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य क्या विकसित हुआ, पक्के घर बना लिए, ईंटों के घर बना लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से फिर मनुष्य आगे बढ़ा, प्राग ऐतिहासिक काल में घुस गया, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ईंटों के घर इसमें बनाए तो सीमेंट उसमें कर दिया होगा, बुद्धि आ गई होगी, सीमेंट के घर बना दी होगी। लेकिन नहीं, इस कालखंड के जो हमें सोर्स मिलते हैं, इस कालखंड के जो लोग थे वो ईंटों के बारे में जानते ही नहीं थे। ईंट का इस्तेमाल, ये कालखंड के लोग जो थे ग्रामीण थे, मतलब कच्चे घरों में रहते थे। और इस कालखंड के जो लोग थे ये कैसे थे? शहरीकरण था, नगरीय। तो अब आप एक चीज बताओ, कोई भी चीज मनुष्य विकसित होके गांव से शहर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा था, शहर से ग्रामीण। तो इसके बीच में ऐसी क्या चीजें रही कि ये लोग तो विकसित थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और उसके बाद का जो कालखंड हमारे सामने वैदिक काल देखने को आता है वो ग्रामीण लोग थे। तो क्या यही वो लोग थे, या दूसरे कुछ लोग आए थे जिन्होंने इनको मतलब खत्म कर दिया, या क्या उस समय स्थिति रही, इनका पतन कैसे हुआ कि ये नए लोग जो है इनको कुछ पता ही नहीं कि ईंट क्या पक्के घर क्या होते, कच्चे घर, कच्चे घरों में ही रह रहे आज तक। तो वो क्या चीज रही होगी? देखो, रही होगी, पक्का नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, इतिहासकारों को भी नहीं पता है क्या रहा होगा। लेकिन सोर्स के आधार पर अब तक हम सिर्फ एक क्या बोलते कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा था, रहा होगा। क्योंकि हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हमें कहां से मिली? खुदाई में मिली है, खुदाई करी निकल गई, तो वो जमीन के अंदर धसी कैसे? तो लोग कहते हैं कि बाढ़ आई होगी कोई उस समय भयंकर, पूरी की पूरी सभ्यता अंदर दब गई और सब लोग मर गए। फिर जब क्या बोलते हैं दूसरे लोग वहां पर आना शुरू हुए, मध्यकालीन भारत मतलब मध्य एशिया से भारत लोग आना शुरू हुए, तो देखने को मिलता है वो लोग को पता ही नहीं था कुछ, मतलब इतने विकसित ही नहीं थे ग्रामीण, तो उन्होंने अपने गांव बसाए वहां और अपना शुरू कर दिया रहन सहन। तो इस तरह के भी लोग कहते हैं कि तभी इस वजह से वो ये आकलन करते हैं कि जो दब गए थे वो विकसित लोग थे, लेकिन उनका जब विनाश पतन हो गया तो दूसरे लोग आए, वो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो अपने ग्रामीण एरिया, तो इस तरह से एक सीरीज बनती है कि शहर से वो ग्रामीण लोग जो थे दूसरे थे और ये दूसरे थे। बट क्या स्थिति थी वो हम पढ़ेंगे डीपली। बट अभी बस क्या देखना कि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में, वेदों की रचना, उसमें भी ग्रामीण लोग ये थे, इनकी क्या सामाजिक स्थितियां थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक पॉलिटिकल दृष्टि से इन्होंने क्या क्या काम किए, वो चीजों को समझेंगे। तो ये आपका प्राचीन भारत का एक पाठ्यक्रम था जो हमें समझना है। इनमें सभ्यताओं के बारे में, उसमें कुछ क्या बोलते हैं वेदों के बारे में, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें, पूजा पाठ की व्यवस्था उन्होंने किस तरह से वो करी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इस कालखंड को जानकारी के लिए हमारे पास कैसा स्रोत सोर्स है? पुरातात्विक, सिर्फ आर्कियोलॉजिक सोर्स है। बट इस कालखंड को जानने के लिए हमारे पास कैसी है? हमारे पास लिखित सोर्स भी है और पुरातात्विक सोर्स भी है इस कालखंड को जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल एरर आता है। क्या आता है? हमारे पास पुरातात्विक सोर्स तो है, क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता निकल के आ गई हमारे सामने, है नहीं? तो पुरातात्विक तो है, लिखित सोर्स भी है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि जो लिखित सोर्स हमारे पास है उनको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया।
मतलब लिखा हुआ है, उन्होंने लिख रखा है, चित्र बना रखे अपने जहां वो रहते थे, लिखा हुआ सब है, लेकिन वो ऐसा लिखा हुआ कि आज तक पढ़ नहीं पाए वो क्या लिख रखा है उन्होंने, उनकी भाषा समझ में नहीं आई। कुछ शब्दों को समझा जा चुका है बट अभी भी कुछ शब्दों को अभी देखा जा रहा है। तो क्या है कि इस कालखंड के हमारे पास लिखित सोर्स भी है, पुरातात्विक सोर्स भी है, लेकिन लिखित सोर्स आज तक पढ़े नहीं गए। ठीक है, लिखित सोर्स को हम साहित्य सोर्स भी कहते हैं, साहित्य स्रोत कह लो चाहे। तो इस कालखंड के हमारे पास साहित्य सोर्स भी है बट उनको हम पढ़ नहीं पाए, लिखित सोर्स को हम पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक कालखंड की अगर बात करें तो हमारे पास लिखित सोर्स भी और पुरातात्विक सोर्स भी, और दोनों को पढ़ा जा चुका है। देखो लिखित सोर्स वेदों की रचना है तो वेदों को पढ़ा जा चुका है, तो वेदों को पढ़ लिया है हमने, तो दोनों सोर्स को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। वेदों पुरातात्विक भी, लिखित सोर्स मतलब साहित्य सोर्स को भी हमने यहाँ समझ लिया है। बट इस कालखंड में हमारे पास दोनों सोर्स है, पुरातात्विक भी और साहित्य भी, साहित्य स्रोत भी है, लेकिन ये जो सोर्स है लिखित स्रोत जो है ये पढ़े नहीं गए आज तक। ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज कैसी थी, क्या लिख रखा है, वो मैं आपको ओरिजिनल इमेज जब हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का तब पढ़ाऊंगा। देखो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं इतिहास को, अभी हम समझ रहे हैं कि क्या पढ़ना है आगे। अभी जब आप हमारे साथ जुड़ रखे हो, सीरीज पूरी इतिहास की सीरीज आप देंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी हमारी सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की, रीजनिंग की और इकोनॉमिक्स, अलग अलग और भी चीजें आएगी। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी उनके लिए भी इंग्लिश सीरीज आएगी जो कि अदर टीचर लेंगे। ठीक है, तो अभी हिंदी में हमारी सीरीज चल रही है जो कि सिर्फ मैं ही ले रहा हूँ। तो इतिहास की जो अभी हमारी सीरीज है उसमें आपको मतलब बने रहना है, हर एक वीडियो देखनी है। तो अभी हमने सिर्फ पाठ्यक्रम की चर्चा करी है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों सोर्स हमारे पास है लेकिन ये पढ़े नहीं गए, इसमें भी हमारे पास दोनों स्रोत है, मतलब स्रोत है, लेकिन क्या है कि दोनों पढ़े जा चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, पुरातात्विक सोर्स है जो, और लिखित सोर्स नहीं है इस कालखंड के। ठीक है, तो ये था आपका प्राचीन भारत का एक क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम, जो कि हमें आगे पढ़ना है, इन चीजों के बारे में हमें समझना है। ठीक है, और भी चीजें इसमें है, सभ्यताएं अलग अलग है, उन सभ्यताओं को डीपली तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ। ठीक है, तो देखिए फिर तो कालक्रम, एक बार मध्यकालीन भारत को समझने से पहले एक बार कालक्रम हम भारत का देखते हैं जो हमने अभी समझा। जैसे कि पाषाण काल हमने देखा कि पाषाण सबसे पहला जो प्रारंभिक भाग था पाषाण काल था, जो हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसको समझ लिया था वो क्यों किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर उसी में ताम्र पाषाण काल था आपका, जो कि हमने अलग से लिख रखा है, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में ही आपको एक कांस्य का भी मतलब खोज कर दी थी, कांस्य धातु की भी क्या हो गई थी, खोज हो गई थी, तो कांस्य काल उस युग को कहा गया। बाकी दोनों को एक ही कालखंड में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो कांस्य कालखंड, फिर वैदिक काल, हमने बात करी वैदिक काल जिसमें वेदों की रचना हो गई थी। फिर वैदिक काल के बाद का जो हम देखते हैं वो देखते हैं 6th सेंचुरी, मतलब 6ठी शताब्दी। इसमें क्या होता है, मतलब दूसरा नगरीकरण हमें देखने को मिलता है। पहला नगरीकरण कब हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं, हमने यहाँ पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोलते हैं आपका वैदिक काल के अंदर, मतलब वैदिक काल से पहले, मतलब कांस्य काल में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसी कालखंड में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय कांस्य हमें देखने को मिलता है उस टाइम पीरियड में। तो ये क्या था आपका, पहली नगरीय सभ्यता थी, मतलब जिसने पक्के घर बना दिए थे, शहरी व्यवस्थित ढंग से रह रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा ग्रामीण सभ्यता आई। तो ग्रामीण आने के बाद जब 6ठी शताब्दी में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमें फिर दोबारा पक्के मकान देखने को, मतलब पक्के घर देखने को मिलते हैं, एक ढंग देखने को मिलता है, ढंग से रहने की व्यवस्था देखने को मिलती है, राजनीतिक व्यवस्था में देखने को यहाँ पर मतलब मिलती है। तो हम उस आधार पे कह रहे हैं कि इस वाले कालखंड में दूसरा नगरीकरण हुआ। पहला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, दूसरा नगरीकरण हमें देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी में। ठीक है, अच्छा 6ठी शताब्दी, अगर शताब्दी में कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखना, 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो 6ठी शताब्दी में क्या देखने को हमें, दूसरा नगरीकरण देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, और महाजनपद हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम कहें ना, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है,
सही सुचारू रूप से भारत की राजनीतिक व्यवस्था वो हमारी छठी शताब्दी के दौरान देखने को मिलती है, क्योंकि इस कालखंड में हमारे पास महाजनपद का निर्माण होने लग गया था। महाजनपद समझ लो आज के समय का डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि काफी सारे शहरों को जिलों को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनता है, मतलब काफी सारे एरिया को मिला के एक जिला बनता है, शहरों को मिला के एक जिला बनता है। तो उसी तरह से काफी सारे क्या बोलते कबीलों को मिला के एक एरिया बनाया जाता था जिसको कहते थे महाजनपद। ठीक है, पहले जनपद फिर उसके बाद एक महाजनपद होता था। ठीक है, अगर हम बात करें इसी छठी शताब्दी के दौरान ही हमें जैन धर्म, बुद्ध धर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म जैसी विचारधारा वहां पर उत्पन्न हमें मतलब देखने को हमें मिलती है। क्योंकि देखो वैदिक काल जब शुरू होता है तो वैदिक काल कैसा था, वेदों की रचना हो गई थी, धार्मिक किस्म से लोग आ गए थे, क्रूर प्रथाएं उसमें चलने लगी थी, जाति व्यवस्था उसमें उत्पन्न होती थी, जाति व्यवस्था से लोग परेशान होने लग गए थे। तो एक विचारधारा उत्पन्न होती है उस समय बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक विचारधारा, जिसने क्या कर दिया, इन सब चीजों को हटा दिया और सब इक्वालिटी की बात करने लगे। तो वो विचारधाराओं को हम थोड़ा समझेंगे। जो विचारधारा यहाँ उत्पन्न हुई थी उसके विरोध में यहाँ बौद्धिक विचारधारा आई थी। ठीक है, जाति व्यवस्था के खिलाफ और अन्य जो प्रथाएं चलाई गई थी उनके खिलाफ हमें छठी शताब्दी के दौरान देखने को मिलेगी, वो हम उसमें ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद छठी शताब्दी में जब हम देखने को मिलते हैं कबीले के राजा वगैरह हुआ, वो राजाओं के बारे में हम तभी बात करेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मौर्य राजवंश आता है आपका। मौर्य राजवंश पहली सत्ता जिसने साम्राज्य की स्थापना, एक राजवंश चला दिया। राजवंश का मतलब होता है कि किसी के नाम से वो चल रहा है। जैसे पहले क्या था कि जो भी क्या वो होता था, काबिल होता था वो राजा बनता था, है नहीं, जो काबिल होता था वो राजा यहाँ तक बनता था अपने राज्य या अपने जनपद या अपने महाजनपद को संभालने के लिए। बट मौर्य काल में हम देखते हैं कि राजवंश शुरू हो गया। राजवंश का मतलब कि वंश चल रहा है, कि एक राज्य को सिर्फ एक वंश चला रहा है तो उसको राजवंश कह रहे हैं। जिस तरह मौर्य राजवंश की मौर्य वंश था जो कि उस एरिया को वही चला रहे थे, अगर वो राजा मर जाता तो उसी का लड़का फिर राजा बनेगा। मतलब एक वंशावली चलनी शुरू हो गई राजा की, कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो मौर्य राजवंश यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मौर्यों के काफी सारे राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इन मौर्यों का जब अंत शुरू हुआ, पतन शुरू हुआ, तो मौर्य के पतन के बाद का जो कालखंड है उसको कहा जाता है मौर्योत्तर कालखंड। अच्छा, आप कंफ्यूजन हो गए मौर्य और मौर्योत्तर कालखंड में कि मौर्य काल राजवंश और मौर्योत्तर काल क्या है। तो देखो मौर्य राजवंश, जब मौर्यों का शासन चल रहा था, उनका राज चल रहा था मौर्यों का, तो मौर्य राजवंश। लेकिन मौर्यों का पतन जब हुआ, मौर्यों का जब पतन हुआ और छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां जब विस्तृत हुई, मतलब टूटे हुए, जैसे मान लो मौर्य क्या है, पूरा राजवंश संभाल रहा है कि मौर्य एक है और उन्हीं का वंश चला रहा है। लेकिन अब मान लो कहीं से कोई दूसरे वंश का आ गया, कहीं से दूसरे वंश का, उसने एक एरिया कब्जा लिया, दूसरे वाले ने दूसरा एक एरिया, मतलब टुकड़ों में कब्जा रहे एरिया, अलग अलग राजवंश, कोई पर्टिकुलर एक वंश नहीं है, अलग अलग राजवंश है जो कब्जा रहे हैं। तो इतने सारे विभिन्न राजवंश हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, तो एक कोई वंश नहीं है जो हम उस वंश के नाम पे इस कालखंड का नाम दे दे, तो अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्योत्तर से बाद, मौर्यों के बाद का कालखंड मौर्योत्तर कालखंड कहलाता है। मौर्यों के बाद का मौर्योत्तर, उसमें विभिन्न राजवंश देखने को पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वो मौर्यों के कालखंड में ही अपना शासन कर रहे हैं, कि मौर्यों के समकक्ष में ही है वो अभी। ठीक है, लेकिन मौर्योत्तर कालखंड में फिर क्या हो गया, एक दूसरी हमें शक्ति देखने को मिलती है, गुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए, बहुत शक्तिशाली महान राजा थे देखने को। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जो राजा उभर रहे थे, अलग अलग राजवंश, इन सबको हटाया और एक अपनी शक्ति हासिल कर ली, अपनी सत्ता वहां पर जमा ली। किसने? गुप्तों ने। तो उस कालखंड को अब देखो, गुप्त तो राजवंश आ गया जो कि पूरी शक्ति को निर्धारित वही करा, कंट्रोल में उसने ले लिया, तो एक बड़ी शक्ति है, तो उसके नाम से, उस वंश के नाम से इसको दिया गया गुप्त काल। लेकिन वही जब गुप्त काल भी देखो, इस चीज से एक चीज समझने को मिली कि मौर्य आए, उनका पतन हुआ, मौर्योत्तर कालखंड आया उसके बाद का। मौर्योत्तर के बाद फिर गुप्त शक्तिशाली राजा है, तो गुप्तों का भी पतन हुआ, फिर गुप्तोत्तर काल आया, मतलब गुप्तों के बाद का कालखंड।
क्योंकि गुप्त कालखंड में जो राजा थे उनसे शक्तिशाली कोई आया नहीं, लेकिन गुप्त का जो साम्राज्य था बिखराव की ओर चले गया। छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों ने उनको, मतलब छोटे छोटे राजा राजवंशों ने उनको कब्जा कर लिया एरिया को, तो वो गुप्तोत्तर कालखंड के समकक्ष थे। तो वो पढ़ेंगे। तो इस चीज से एक चीज समझने को मिलती है कि किसी भी चीज का अगर सत्ता किसी के पास है तो उसका पतन भी जरूर होगा। ठीक है, तो मतलब कोई चीज अगर राज कर रही है तो वो गद्दी से हटेगी भी। वो हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सत्ता जिसके हाथ में होती है वो हमेशा सत्ता नहीं संभाल लेगा, सत्ता कभी जाएगी भी और कभी आएगी भी। ठीक है, तो ये राजनीतिक शुरू से ही चलती आई है भारत के अंदर, तो आज भी चली रही है। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद का कालखंड। इसी गुप्तोत्तर काल में हमें फिर थोड़ा दक्षिण भारत को भी पढ़ना मिलेगा, जैसे चोल वंश और चाणक्य, मतलब कुछ ऐसे वंश हमारे इसमें देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत में, तो उन वंशों के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ ही वंश है उनको पढ़ेंगे, वो ज्यादा आपका नहीं है, थोड़ा ही है। तो इस पूरे कालखंड को यहां से यहां तक के या यहीं से मिला लो, इस पूरे कालखंड को हम कहते हैं प्राचीन भारत के अंदर पढ़ते हैं। मतलब कि पाषाण काल से लेके गुप्तोत्तर कालखंड के पूरे इन स्थितियों को हम प्राचीन भारत के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक काल के बाद का ये पूरा का पूरा जो कालखंड है ये है आपका ऐतिहासिक कालखंड। अभी बताया था, यहां से यहां तक का जो आपका कालखंड है, क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का, यह आपका आद्य ऐतिहासिक कालखंड। और यहां से लेके यहां तक का जो आपका कालखंड है यह आपका प्राग ऐतिहासिक कालखंड, जो 3 भागों में विभाजित किया था। तो ये था आपका पूरा प्राचीन भारत। फिर आया मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में अब आप क्या पढ़ोगे, जब भारत पे अरब और तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया, भारी शक्तियां आने लग गई। पहले क्या थी, आंतरिक शक्तियां ही राज कर रही थी, मतलब भारत के अंदर के रोज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, भारत में बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बट उस समय भारत नाम की कोई चिड़िया भी नहीं थी, कोई जानते नहीं था भारत जैसा कोई देश। सब अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई कर रहे, कोई एक संघ की व्यवस्था नहीं बन रही थी कि जैसे आज है ना भारत, कि भारत के लिए कुछ भी कर जाएंगे, जान मिट जाएगी। लेकिन उस समय वो राजा वो अपने राज्य के लिए कर रहे थे। कोई अवध का राजा था, कोई कहीं का राजा था, वो अपने राज्य के लिए कर रहे हैं, उसकी शक्ति वो कर रहे हैं। कोई संघ, एक मजबूत देश जैसा कोई निर्माण नहीं हुआ था उस समय। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत जैसी कोई चिड़िया नहीं थी उस समय। तो हमें क्या होता है, फिर अरब और तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है भारत के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई, फिर प्रांतीय राजवंश। भारत के जैसे जब दिल्ली सल्तनत आई, जो भारत के आक्रमण हो रहे थे, यानी सत्ता हासिल कर ली तो अरबों और तुर्कों ने, तो फिर हमें देखने को मिलता प्रांतीय राजवंश, जो छोटे छोटे उभर के आए, प्रांतीय मतलब छोटे छोटे क्षेत्र से राजवंश आए, वो एक होने लग गए। तो क्या नाम दे रहे, प्रांतीय, कि अलग अलग प्रांत के राजा उभर के आए, तो प्रांतीय राजवंश आए। विजयनगर साम्राज्य भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। भक्ति आंदोलन शुरू हुए, जैसे भक्ति आंदोलन है नी, सूफी आंदोलन, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर मुगल काल, मुगलों का जब वो हुआ, अकबर जैसे मुगल आए। ठीक है, मुगल की सत्ता जब रही, फिर मुगल के बाद क्या हुआ, फिर मराठा राज्य ने क्या कर ली, पकड़ बना ली। क्योंकि आपको पता है मुगलों जिसके आगे नहीं झुके वो थे मराठा। और मराठा भी क्यों, मराठा राज्य संघ के बारे में बात करेंगे। मराठा राज्य संघ, यहाँ पर नाम के आगे जुड़ गया संघ। इसका मतलब मराठाओं के समय में एक विचारधारा देखने को मिलती है कि इस समय इन्होंने सोचा कि जो हम टुकड़ों में है, भारत टुकड़ों में, भारत जैसी कोई चिड़िया नहीं, वो भारत जैसे नाम से जो देखने को मिला कि संघ, एक पूरे अपना जो एरिया है इसको एक बनाना है, भारत को एक बनाना है, तो सबको एक होना पड़ेगा। वो देखने को जो विचारधारा देखने को मिलती है मराठाओं में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे मराठा राज्य संघ। इस संघ की व्यवस्था हमारे इंडियन राज्य में मतलब पॉलिटी में भी है। आर्टिकल 1 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ। संघ मतलब एक पूरा का पूरा देश है। ठीक है, मजबूत देश है। तो वो जो संघ जैसी व्यवस्था है वो यहाँ देखने को हमें मिलती है। तो मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है, भारत और अरब तुर्क आक्रमण से लेके मुगल काल और मराठा राज्य और संघ तक हमें क्या करना है, मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है
कि भारत के अंदर आधुनिक भारत को हम समझते हैं, जो हमारा तीसरा लास्ट कालखंड है इंपॉर्टेंट। इसमें हम देखने को क्या मिलेगा, जो भारत में भारी शक्ति यूरोपियन शक्ति आई, अंग्रेज जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, यूरोपियन शक्ति आनी शुरू हुई, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये सब यूरोपियन शक्ति थी, इनकी आई। तो यूरोपियन शक्तियों का आगमन को समझेंगे, कौन कौन सी शक्तियां भारत में आई, उन सब शक्तियों में सबसे स्टेबल कौन रही, जिसने भारत में सत्ता हासिल कर ली, वो थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश सत्ता समझेंगे, ब्रिटिश सत्ता की क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था समझेंगे, उनकी सामाजिक व्यवस्था समझेंगे, हर चीज को हम ब्रिटिश की यहाँ पढ़ेंगे। आंदोलन समझेंगे, जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, वो सारी चीजें आपको आधुनिक भारत में पढ़नी है। कब तक? आजादी तक, जब आजाद देश हो तब तक। वो पूरा कालखंड हमारा कहलाता है भारत का आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिक मॉडर्न, जो मॉडर्न कल्चर भारत में आया है वो भारी यूरोपियन शक्ति द्वारा आया है। यूरोपियन शक्तियां जब बाहर से आई तो वही मॉडर्न कल्चर को भारत के अंदर लेके आई, तो उस आधार पर हम इसको कहते हैं आधुनिक भारत। और मध्यकालीन भारत हम कहते हैं जो बाहर से जो बीच में भारी आक्रमण शुरू हुए थे, अरबों के, तुर्कों के और मुगलों के, ये भारी आक्रमण जो हुए थे, इसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। और उससे पहले कालखंड को हम कहते हैं दक्षिण भारत, या मौर्य काल से प्राचीन भारत को हम कहते हैं प्राचीन भारत का कालखंड। ये आपका था प्राचीन से लेके आधुनिक भारत का पूरा पाठ्यक्रम, जो कि हम अपनी अब जो हमारी सीरीज वीडियो आएगी उसमें हम इसको कवर करेंगे सब चीजों को। तो हमारी जो हिस्ट्री की पहली वीडियो जो रहेगी वो रहेगी पाषाण काल, या हम कह सकते हैं प्राचीन भारत हम शुरू करेंगे। प्राचीन भारत जब खत्म हो जाएगा फिर हम मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने आधुनिक भारत को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हमारी हिस्ट्री की वीडियो आएगी और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएगी तो वो भी आप जरूर जाके देखिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम मतलब जो भी हम चीज़ें को पढ़ेंगे या कवर करेंगे वो सब PDF आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।